हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस इंदौर में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट फिगर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चन के बिहाफ पे आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा कंपोजिट फिगर का। मतलब कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फिगर आ जाए जिसमें रेक्टेंगल भी हो रहा हो या फिर जिसमें ट्रायंगल भी बना हो, तो अगर इस तरीके की हमारे पे कोई इक्वेशन आ जाती है यानी कोई फिगर आ जाती है, लेमिना आ जाता है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक से आपके पास कोई भी ऐसी कंपोजिट फिगर आ जाती है अगर, तो आप उसका इजीली क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कोई भी कंपोजिट फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके की कंपोजिट फिगर दी गई है। आई सेक्शन नहीं है, लेकिन देखो ध्यान से बच्चों, आई सेक्शन में ये दो इस तरीके से ट्रायंगल भी इन्होंने क्या किए हैं, मर्ज करके दिए हैं। तो इस तरीके की फिगर को क्या बोलते हैं, कंपोजिट फिगर बोलते हैं। यानी कि जब एक से ज्यादा फिगर किसी भी डायग्राम में बन के आए, या कोई भी ऐसी बॉडी जो एक से ज्यादा फिगर से मिलकर बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट लेमिना बोलते हैं। तो कंपोजिट लेमिना है हमारे पास। हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस दोनों के हमें क्या देना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनाकर देना है। तो मैं मान लेता हूं समझाने के लिए पर्पस से कि यहाँ पर क्या है, ये मैंने इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, और मैंने सेंटर से क्या कर दिया, यहाँ से सेंटर से एक एक्सिस पास की है जिसका नाम क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस। कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक पैटर्न सिखाया था, पैटर्न का मतलब हमने सीखा था कि हम इस तरीके के क्वेश्चंस को जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम कैसे सोल्व करते हैं। तो तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास पूरी बॉडी के लिए कोई भी हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पार्ट से ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने पार्ट से ब्रेक कर दिया, एक ट्रायंगल, इन दोनों लाइनों को मैंने मिला दिया। तो मुझे इससे क्या पता चला कि मेरे पास एक बॉडी तो ये हो जाएगी, ठीक है। इस बॉडी का नाम क्या दे देते हैं, सेकंड, और इस बॉडी का नाम हो जाएगा थ्री। थर्ड बॉडी, ये कौन सी बॉडी बन गई, फोर, और ये कौन सी बॉडी बन गई, फाइव। हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कितनी फिगर बन गई है, फाइव फिगर्स बन गई है, जिनका हमें फॉर्मूलास पता है, जिसमें तीन तो रेक्टेंगल है और दो ट्राइंगल है। पैटर्न क्या था हमारा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकलता है, सेंट्रोइड के अबाउट निकलता है, सेंट्रोइड के अबाउट। लेकिन मेरे पास पूरी बॉडी का सेंट्रोइड तो है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है ही नहीं जो पूरी बॉडी का सेंट्रोइड एक साथ निकाल सकूं। तो उसके लिए तरीका क्या था कि हम पहली बॉडी का सेंट्रोइड देखेंगे कहां पर है, दूसरी बॉडी का सेंट्रोइड कहां पर है, तीसरी बॉडी का सेंट्रोइड कहां पर है, फोर्थ और फिफ्थ, इन सबका सेंट्रोइड देखेंगे। उन सब सेंट्रोइड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें क्या निकालना होगा, पूरी बॉडी का सेंट्रोइड निकालना है कि पूरी बॉडी का सेंट्रोइड कहां पर लाई कर रहा है। बात समझ में आ गई। तो हमारा सबसे पहला स्टेप बस यही होता है क्या, कि हमें सेंट्रोइड निकालना होता है, किसका, फिगर्स का। तो उसे निकालना स्टार्ट करते हैं। चलो सेंट्रोइड के लिए, चलो फॉर्मूला मैं बता देता हूं क्या होता है सेंट्रोइड के लिए। सेंट्रोइड अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वाई बार इज इक्वल टू a1 y1 a2 y2 a3 y3 डॉट 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 चलता रहेगा अपॉन a1 a2 a3 और डॉट डॉट चलता रहेगा। इसी तरीके से वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू a1 x1 a2 x2 a3 x3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूलाज है। तो ये जो कहलाता है वाई बार और एस बार, ये क्या है, ये पूरी बॉडी का सेंट्रोइड है। क्यों, देखो मैंने सबको जोड़ दिया, नहीं तो सबको ऐड किया है मैंने। तो सारे सेंट्रोइड्स को ऐड करने पे क्या मिलता है, हमें पूरी बॉडी का सेंट्रोइड मिलता है। ये मैंने आपको सिखाया है, सेंट्रोइड के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, डेरिवेशन कराए हैं। आप वहां पे जाके सीख सकते हो कि सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। तो मुझे इसके लिए एरिया 1 चाहिए होगा और वाई 1 चाहिए होगा, एरिया 2 चाहिए होगा, वाई 2 चाहिए होगा, चाहिए नहीं, मुझे ए वाई और एक्स इन सबकी वैल्यू चाहिए होगी बॉडी के लिए। अब इसमें एक मेन पंच है क्या, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो इस बॉडी को अगर मैं जब बीच में से कट करूंगा, तो जब बीच में से कट करता हूं तो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के इक्वल है, बिल्कुल सिमिलर है। क्यों, यहां भी ट्रायंगल है, यहां भी ट्रायंगल है, जितना बड़ा ट्रायंगल यहां पर है उतना ही बड़ा ट्रायंगल यहां पर है। 30 mm की डिस्टेंस यहां पर है, 30 mm की डिस्टेंस यहां पर है। तो मतलब कहने का क्या होगा कि जब मैं इसे बीच में से कट करूंगा तो लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट के इक्वल है। इक्वल होने की वजह से क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल का केस बन गया। तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया। क्या, यहाँ पे रीजन लिखेंगे क्या, बिकॉज गिवन सेक्शन is symmetric about y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट है या नहीं है, क्योंकि ये तो y एक्सिस कहलाएगी, तो y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। सो
द COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबाउट y एक्सिस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगी, इक्वल टू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल का केस बन गया है तो दोनों पार्ट एक जैसे हैं, तो इसीलिए एक्स बार क्या बन जाएगा, 0। यानी वाई एक्सिस के अबाउट ये बॉडी कैसी बन गई, सिमिलर बन गई। इसका मतलब हमारे पास जो सेंट्रोइड होगा एक्स बार पे वो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। अब हमें सिर्फ बात है, जब एक्स बार 0 है तो इसका मतलब x1 भी 0 होगा, x2 भी और x3 भी। चलो और थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ। क्या मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट माना मैंने, जिसका नाम है क्या, G1। ये क्या है, ये इस रेक्टेंगल का क्या है, पॉइंट है, ग्रेविटी पॉइंट। यानी कि रेक्टेंगल की जो COG है वो कहां पे लाई करेगी, इस पॉइंट पर लाई करेगी। क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैसे दिखाते हैं, G से दिखाते हैं। तो मुझे रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है, वो कहां पे आता है, b/2 और d/2 पर आता है। इसका मतलब वो कहां पर है, इस लाइन पर आ गया। मैंने मान लिया कि एक दूसरी बॉडी है ये, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर है, मैंने मान लिया G2 यहां पर है। इसी तरीके से इसका मैंने मान लिया कहां पर है, G3 यहां पर है। इसका मैंने मान लिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहां पर है, मान लेते हैं कहां पर है, ये कहीं यहां पर मान लेते हैं G4, और इसी तरीके से यहां पे मान लेते हैं G5। अब देखो क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिकल का केस बताना चाह रहा था कैसे होता है। बच्चों थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, कैसे इस तरीके से समझ सकते हो कि ये मैंने कोई बॉडी मानी, चलो दो बॉडी ले लेते हैं सिर्फ समझाने के लिए, दो बॉडी है, टी सेक्शन है। अब देखो मैं जब हमने इसको सोल्व किया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हमने निकाली थी, तो मैंने वाई एक्सिस यहां से पास की थी और एक्स एक्सिस यहां से। ठीक है, तो ये इस तरीके से पास करते हैं। अब क्या होगा कि मैं जो इसकी सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूंगा पहले वाले ब्लॉक की, तो मान लेते हैं कहां पर आ गई, कहीं यहां पर आ गई, कहीं ना कहीं तो आएगी। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, b/2, यानी कि आधे पे ये आती है d/2 पर, और आधे पर यहां पे आती है। ठीक है, हाफ हाफ डिस्टेंस पे आती है, यानी कि जो जितनी लेंथ होगी उसके आधे में और जितनी विड्थ होगी उसके आधे में। ये हमें रेक्टेंगल में पढ़ा है। इसी तरीके से इसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहीं पर आएगा, है ना, होगा या नहीं। अब क्या होता है कि जो हम ये एक्स और वाई बताते हैं, एक्स और वाई क्या होता है, एक्स होता है कि इस वाई एक्सिस से इस जी पॉइंट की डिस्टेंस, ये कहलाती है एक्स। इस वाई एक्सिस से इस G2 की डिस्टेंस x2, ये x1, ये होती है x डिस्टेंस। y क्या होता है कि इस G2 की x एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये हो गया y2। इस G1 पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, ये कहलाएगा y1। ये होती है हमारी x और y के मतलब। ठीक है, दैट मीन्स क्या कहना चाहता हूं मैं, ध्यान से देखना, ये y एक्सिस यहां पर है और पॉइंट कहां पर है, यहां पर। दोनों पॉइंट देखो कितनी दूर दूर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, उसे हमने क्या बोला था, x1 बोला है। इसी तरीके से G2 पॉइंट यहां पर है और इसका जो y एक्सिस है वो कहां पर है, यहां पर है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, x2 लिखा है। डिस्टेंस दिखाई दे रही है, देखो दूर 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 पॉइंट है। अब थोड़ा सा इससे अपोजिट केस ले लेते हैं। अब मैंने फिर से एक डायग्राम बनाया, ये है ना। अपोजिट केस का मतलब क्या होगा कि फिर से मैंने यहाँ पर पॉइंट दिखाया G1 और मैंने यहाँ पे पॉइंट दिखाया G2। एक्स एक्सिस तो मैंने यहीं से भेजी है, लेकिन वाई एक्सिस कहां से भेज दी, बीच में से। क्यों, क्योंकि सिमिलर का केस बनना है, दोनों अगर बीच में से कट कर दो तो ये पार्ट दोनों बराबर बनना है, ऐसा हो रहा है। अब क्या होगा, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ध्यान से देखो, वाई एक्सिस और G1 पॉइंट दोनों एक ही लाइन पे आ गए। क्या अलग अलग लाइन पे है, नहीं, दोनों एक ही लाइन पर हैं। दोनों एक ही लाइन पे होने की वजह से क्या इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, जो ये x1 थी, यहाँ तो दिखाई दे रही है कि इतनी बड़ी डिस्टेंस है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस है x, नहीं, डिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे x1 कितना है, 0। यहाँ पे भी देखो G2 पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब x2 कितना हो गया, 0। कोई डिस्टेंस है ही नहीं, यहाँ तो दिखाई दे रही है दूर दूर है, वहां पर तो है ही नहीं, वहां तो एक के ऊपर एक है। इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस कैसी हो गई, 0। तो जब x1 0 हो गया, x2 0 हो गया, तो जब दोनों को जोड़ूंगा, दोनों की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूंगा मेन पॉइंट की, तो वो भी कहाँ आएगी, इसी पर आएगी। पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो भी इसी लाइन पर आएगी, इसलिए एक्स बार भी क्या बन जाता है उस केस में, 0। इसलिए हमने एक्स बार क्या बना दिया, 0। तो अब हमें इतना पता चल गया इस क्वेश्चन से कि अब हमें एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक्स बार कितना है, 0 है। और एक्स बार 0 कब आया होगा, कि जब एक्स की सभी वैल्यू क्या होंगी, ये 0 होंगी, तभी एक्स बार 0 आ सकता है। बात समझ में आ गई। अब हम चीजें करना स्टार्ट करते हैं। अब जो स्टेप मैंने बताए थे, पहला स्टेप ये लिखा, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, सेंट्रोइड निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ, पहली बॉडी क्या है, रेक्टेंगल, तो हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा है, रेक्टेंगल 1। क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, एरिया स्मॉल ए से दिखा लो। एरिया 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई।
इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है 60 और विड्थ कितनी है 15 है, ठीक है 15 ही है। तो यहां से एरिया वन कितना आ गया, एरिया वन कितना आएगा 60 की इंटू करेंगे तो यानी कितना आएगा 900 mm स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया वन। अब आते हैं हम क्या x1 तो निकालना नहीं है, हमें निकालना है y1। y1 क्या है कि इस पॉइंट की, ठीक है G1 पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस, ये जो है जो G1 पॉइंट है ये x एक्सिस, ये हमने कौन सी एक्सिस बनाई है x एक्सिस दिखाई है ना नीचे x एक्सिस, तो G1 पॉइंट की x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है उसे बोलते हैं y1। जितना याद रखेंगे G1 पॉइंट की जो पहली बॉडी का जो सेंट्रोइड है उसकी x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे y बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वन बॉडी है तो मैंने इसलिए y1 बोल दिया। तो y1 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लिए, फॉर्मूला कितना होता है d/2 होता है, d/2। लेकिन ये d/2 कहां तक है, क्योंकि मैं रेक्टेंगल सिर्फ इतना है तो d/2 करूंगा तो रेक्टेंगल सिर्फ इतना आएगी डिस्टेंस। d/2 मतलब डेप्थ कितनी है 15 का आधा करेंगे तो 7.5, कितनी आई सिर्फ इतनी आई। तो क्योंकि जब रेक्टेंगल सोल्व करते हैं तो वो रेक्टेंगल का ही पार्ट बनता है, सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर अंदर की डायमेंशन सोल्व होती है। तो कितनी मिल गई हमें, इतनी मिल गई। हमें चाहिए कहां से है, हमें इस पॉइंट से लेकर और x एक्सिस तक चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस ऐड करनी होगी, सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे पास तो यहां से लेकर और इस रेक्टेंगल की साइड तक की आई है सिर्फ इससे फॉर्मूले से, लेकिन मुझे यहां से लेकर यहां तक इसमें ऐड करना होगा। कितनी है 65 तो ये है और 20 ये है, कितनी ऐड करूंगा 85। डी कितना है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 85। y1 कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5 तो ये हो गया और 85 ये हो गया। इसका मतलब y1 कितना बन गया हमारे पास, y1 बनेगा 92.5 mm। क्लियर है, चलिए अब आते हैं आगे किसके लिए, एरिया 2 के लिए। एरिया 2 क्या है, रेक्टेंगल ही है दूसरी बॉडी हमारी, तो यहां से फिर से वही निकलेंगे। एरिया 2 क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ कितनी है इसकी, अब की बार लेंथ होती है ये लेंथ यही रहेगी 20 mm, और विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है पूरे रेक्टेंगल की कितनी दी है 65, यहां से लेकर और यहां तक, ध्यान रखना पूरा रेक्टेंगल है ये, तो 65। A2 कितना आ जाएगा 1300 mm स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं क्या है y2 निकालेंगे। y2 में फिर क्या होगा, y2 का मतलब क्या होगा कि ये जो G2 पॉइंट है, ये जो G2 पॉइंट है इस पॉइंट की और x एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी y2 कहलाएगी। तो हमारे पास कहां से रेक्टेंगल कितना है, यहां से शुरू है और यहां खत्म है, इसका मतलब मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो आ जाएगी। मेरे पास कितनी नहीं है, ये नीचे की नहीं है, तो इसको ऐड करेंगे, कितनी है ये 20 mm, तो d/2 प्लस 20। d कितना है हमारे पास 65, तो 65/2 प्लस 20, तो यहां से y2 कितना आ गया 65 का आधा कितना होता है 32.5 प्लस 20, तो y2 हमारे पास आ जाएगा कितना 52.5 mm। ये हमारे पास क्या आया है y2। दो बॉडी सॉल्व हो गई। अब आते हैं तीसरी बॉडी के लिए, क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल थर्ड। तो एरिया निकालेंगे, एरिया 3 लेंथ इंटू विड्थ। अब आते हैं इस पे, देखो लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की 80 और विड्थ कितनी है 20, तो यहां से कितना आ गया 80 इंटू 20, तो एरिया 3 कितना आ गया 1600 mm स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फिर से क्या निकालेंगे हम y3 क्या होता है, फॉर्मूला क्या है d/2। अब हमें पता है कि G पॉइंट ये है, इस G पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे y3 बोलेंगे। जो ये G पॉइंट है इस G पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है टच करनी चाहिए x एक्सिस को, वो क्या कहलाएगी y3। तो देखो जो फॉर्मूला लगाएंगे d/2 ऑटोमेटिक इतना ही आएगा, और ये रेक्टेंगल टच कर रहा है y एक्सिस x एक्सिस को, तो हमें जोड़ने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकल जाएगा कितना 20/2। तो यहां से y3 कितना आ गया हमारे पास 10 mm। हमारे पास सभी चीजें आ गई, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3। अब हमारे पास क्या आते हैं ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे फिर से। अब क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 एंड 5। बच्चों मैं दोनों को एक साथ सोल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ये जो हाइट है
ये हाइट कितनी जितनी है उतनी हाइट इसकी है, जितनी ये लेंथ है विड्थ इतनी ही इसकी क्या है, इसका भी बेस उतना ही है। दोनों का बेस और हाइट दोनों सेम है, इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। तो जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका आएगा, जो डिस्टेंस इसकी आएगी वही डिस्टेंस इसकी आएगी। तो इसलिए मैंने एक साथ सोल्व कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास बेस तो है, एरिया कितना होता है ट्रायंगल का, एरिया जो है A4 कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस, ट्रायंगल का बेस कितना है, ये है बेस कितना दिया है 30 mm। तो बेस तो हमारे पास है, हाइट कहां से आएगी, हाइट है ये, हाइट हमें नहीं दी है, देखो कहीं दी है क्या, नहीं दी है। कैसे निकालेंगे, हमें यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी है 65, कितनी है 65, और हमें यहां से लेकर यहां तक की ट्रायंगल के इस टिप तक की कितनी दी है 35। तो मैं 65 में से 35 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा 30। तो मेरे पास कितनी आ गई यहां से लेकर यहां तक की हाइट 30 mm। इस तरीके से निकालना होता है। चाहता तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझकर समझाने के लिए कि आप डायमेंशन निकालनी ही पड़ सकती है आपको माइनस करके। तो कितनी आ गई 30 mm। तो यहाँ से 30, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। यहाँ से एरिया 4 और एरिया 5 दोनों इक्वल हैं, कितने आ गए 450 mm स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम फॉर्मूला निकालेंगे क्या, y3 नहीं y4 और y5 दोनों एक साथ निकलेंगे क्या। इसके लिए फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए, जो ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो मैंने आपको सिखाया है, लिखवाया भी है, उसका डेरिवेशन भी करवाया है। वो कितना होता है h/3। ये ध्यान रखना, कभी h/2 लगा दो dy2 लगा दो, नहीं, ट्रायंगल के लिए हमने अलग डेरिवेशन किया है, सेंट्रोइड निकालना सिखाया है मैंने, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल लेमिना। उसके लिए y बार कितना होता है h/3 होता है। h हाइट कितनी है 30, तो यहां से कितना आएगा ये 30 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखना है कि क्या हमें उसे ऐड करना पड़ रहा है। तो देखो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा h/3, यानी कि इस पॉइंट की यहां तक की डिस्टेंस आएगी, क्योंकि ट्रायंगल तो यहीं खत्म हो गया ना। तो जहां ट्रायंगल खत्म हुआ है वहीं तक की डिस्टेंस आएगी, ट्रायंगल के अंदर अंदर का पार्ट आएगा, जैसा रेक्टेंगल के अंदर अंदर का पार्ट आ रहा था। तो मेरे पास यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आई है, मुझे चाहिए कहां से है x एक्सिस से। तो इसका मतलब मुझे ये ऐड करनी पड़ेगी, कितनी है 20। तो 20 इसमें ऐड होनी पड़ेगी। तो 3 से जो डिवाइड करेंगे तो 10 आ गया। तो यहाँ से y4 और y5 दोनों कितने आ गए हमारे पास 12 + 20 30 mm। हमारे पास दोनों कितना आएंगे 30 mm। ठीक है, बात समझ में आई कुछ। तो ये सब चीजें हमने निकाल चुके हैं हम, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 एरिया 5 और y1 y2 y3 y4 y5 सब वैल्यूज आ चुकी है। अब हम यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, सभी वैल्यू यहाँ पर लिख ली है क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब हम फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या, सेंट्रोइड अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस नहीं x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस तो सिमिलर है तो x एक्सिस लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y बार इज इक्वल टू a1 y1 एरिया 2 y2 प्लस एरिया 3 y3 प्लस एरिया 4 y4 प्लस एरिया 5 y5। 5 भी क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास बॉडी कितनी है 5 बॉडी है, तो जितनी बॉडी होती है उतने तक चलेगा, अगर और होती तो और ऐड करता, कम होती तो कम ऐड करता। जितनी बॉडी होंगी उतने ही एरिया 1 और y1 आएंगे। एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5। ठीक है, अब हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं, y बार इज इक्वल टू, बच्चों एरिया 1 कितना है 900, y1 कितना है 92.5 प्लस एरिया 2 है हमारे पास 1300 और ये है हमारे पास 52.5 प्लस, उसके बाद एरिया 3 है हमारे पास 1600 और ये है हमारे पास 10 प्लस एरिया 4 कितना है हमारे पास 450 और ये कितना है y4 30। एरिया 5 भी हमारे पास 450 है और y5 भी हमारे पास 30। सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया 4 एरिया 5। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। मैंने यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट कर दिया है। और बाय द यूजिंग ऑफ कैलकुलेटर हम इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसे करते हैं देखो, 900 इंटू 92.5 प्लस 1300 इंटू 52.5 प्लस 1600 इंटू 10 प्लस 450 इंटू 30 प्लस 450 इंटू 30 इंटू 30, लगभग ये हमारे पास आएगा 194500। ठीक है, डिवाइड करेंगे किसको, एंड टू एंड डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, 900 प्लस 1300 प्लस 1600 प्लस 450 प्लस 450। तो हमारे पास आ गया है 41.38।
इसको सोल्व करेंगे जब पूरे को, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। तो ये आएगा 41.38 mm। तो हमारे पास सेंट्रोइड आ चुका है पूरी बॉडी का, यानी पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड है वो कहाँ कहाँ पर आ रहा है 41.38। 41.38 का मतलब 20 तो यहाँ चलेंगे, 20 और 20 कुछ आगे चलेंगे, 20 लगभग कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है क्या है, सेंट्रोइड है इस पूरी बॉडी का। ये कितना आएगा, ये है कैपिटल जी। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी का सेंट्रोइड है जी। ओके, तो हमारे पास पूरी बॉडी का सेंट्रोइड आ चुका है कितना, 41.38। अब हम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों अभी तो मैंने क्या निकालना है, सेंट्रोइड, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकलता है, सेंट्रोइड के अबाउट निकलता है। ठीक है, तो पहला प्रोसेस तो हमें ये करना होता है, आपके पास कोई भी डायग्राम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको सबसे पहले सेंट्रोइड निकालना ही निकालना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अगर सिमिलर का केस है तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे निकालना है, वाई एक्सिस पे ऑटोमेटिक जीरो बन जाएगा। अगर सिमिलर का केस नहीं है तो आप सेम प्रोसेस करोगे इसके लिए, और उसमें आप एक्स बार और निकालोगे, यहाँ पे फॉर्मूला एक्स आ जाएगा सब में वाई की जगह, और एक्स की डिस्टेंस और निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। जैसे मैंने फॉर्मूला लगाया y इक्वल टू dy/2, इसी तरीके से s होता है by/3। तो रेक्टेंगल के लिए आप पहले देखिए, आपको लिए उसको जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड है वो कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे लाई करेगा और वाई एक्सिस के लिए कहाँ पे लाई करेगा। तो उसके लिए वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। तो आप मेरी सेंट्रोइड्स की सभी वीडियोस देखना, स्पेशली ट्रायंगल और रेक्टेंगल, सर्किल और आई सेक्शन। मैंने ये किस तरीके की वीडियो बनाई है, इनको जरूर देखना, उससे आपको पता चलेगा कि सेंट्रोइड कहाँ पर लाई करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चों देखो, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो पूरी बॉडी का एक साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे सकता है, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा उसके सेंट्रोइड के अबाउट, फिर दूसरी बॉडी का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी के सेंट्रोइड के अबाउट G2 के, फिर हम तीसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसी के सेंट्रोइड के अबाउट, फिर इसी तरीके से ट्रायंगल का सेंट्रोइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और फिर फिफ्थ बॉडी का ट्रायंगल का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसके सेंट्रोइड के अबाउट। तो हमारे पास सभी फिगर का अलग अलग अपना अपना सेंट्रोइड के अबाउट क्या आ चुका होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उन सबको जब मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, पूरी बॉडी के सेंट्रोइड के अबाउट, वाई बार के अबाउट। बात समझ में आ गई। तो इतना सारा कुछ करने के से अच्छा ये है कि मैं एक ही लाइन में एक फॉर्मूला बना दूं और उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दूं। तो आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, आपके टीचर ने शायद सिखाया हो, आपको सीख रहा हूँ, कहीं और से वीडियो देखी उस तरीके से सीखो। मैं आपको एक अलग चीज दे रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी लाइन बना के दे रहा हूँ फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से, जिसमें सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और आराम से सब चीजें एक साथ आ जाएंगी। कैसे, देख। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। ओके, तो ये हमने एक फॉर्मूला मैंने बनाया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से। ये किसकी मदद से बनाया है मैंने, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वही चीज की है जो मैंने बताया था अभी कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसका, पहली बॉडी का, दूसरी बॉडी का, तीसरी का, फोर्थ का, फिफ्थ का, इन सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है बड़े वाले सेंट्रोइड के अबाउट। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है क्या, कि आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मुझे किसके अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़े वाले के लिए। तो मुझे एक्स एक्सिस के अबाउट किसकी, पूरी बॉडी का। ठीक है, तो मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसकी दिखा दी, कैपिटल जी। तो मुझे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि आप किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। कब, अगर आपके पास एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसी बॉडी का, और आपके पास एरिया है उसका, और दोनों एक्सिस के बीच की डिफरेंस का स्क्वायर है। तो ये अगर मेरे पास फॉर्मूला है तो मैं इस किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। तो मेरे पास आई एक्स एक्स है, मैं फॉर्मूला जानता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल का क्या होता है, मैं अभी बताने वाला हूं। तो मुझे इसका वैल्यू पता है, इसलिए मैंने यहां रख दिया। एरिया पता है मुझे पहली वाली बॉडी का, और एच क्या है, ये जो जी पॉइंट है G1 और जो कैपिटल जी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो ये भी मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो मेरे पास दोनों वैल्यू थी, इसीलिए अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं किसके अबाउट, इस पहली बॉडी का, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी बॉडी के लिए। बात समझ में आ गई। अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहां तक अगर ISS देखें तो ये सिर्फ इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसके अबाउट, G1 के अबाउट। लेकिन मुझे तो चाहिए ना पूरी बॉडी के अबाउट, पूरे जो ये पॉइंट है G, इसके अबाउट, सेंट्रोइड के अबाउट, पूरी बॉडी का जो सेंट्रोइड है, कि पूरी बॉडी इस पे अबाउट घूम जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो इसका सेंट्रोइड है उसको एरिया प्लस एच स्क्वायर के साथ मल्टी जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे क्या मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तो आपको जो बुक में दिखाया जाता है, सिखाया जाता है,
आप एक एक करके अलग अलग करके निकालोगे, फिर उसके बाद यहाँ ऐड करोगे। तो इतनी टेंशन ही क्यों लेनी, एक ही लाइन में क्यों नहीं करते, जब हमें पता फॉर्मूला हमें यही लगाना है। तो बच्चों जो मैं ये पैटर्न सिखा रहा हूँ आप हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस चेंज क्या होंगी, वैल्यूज। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ x1, वन वर्ड कौन सी है, रेक्टेंगल है, यहाँ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी रेक्टेंगल का लगेगा, यहाँ भी रेक्टेंगल का लगा, लेकिन x4 क्या है, ट्राइंगल है, तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वैल्यू कहाँ लगानी है, चलो अभी समझते हैं कैसे होगा। तो I कैपिटल X G हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहली बॉडी का। पहली बॉडी क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला होता है BH⁻³ BH की पावर नहीं, BD⁻³ ये होता है रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल के लिए ये है तो हमेशा यही रहेगा, क्योंकि पहली बॉडी है तो मैंने 1 कर दिया। एरिया 1 और H1 का स्क्वायर ये ऐसे रखा रहने दिया। IX2 ये क्या है, रेक्टेंगल है दूसरी बॉडी भी, तो इसीलिए फॉर्मूला तो यही रहेगा B2D⁻³ प्लस एरिया 2 और H2 का स्क्वायर। इसी तरीके से तीसरी बॉडी भी हमारी रेक्टेंगल है, तो BD⁻³ प्लस एरिया 3 और H3 का स्क्वायर प्लस, अब आते हैं फोर्थ बॉडी। फोर्थ बॉडी क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है BH⁻³ और ये कौन सी बॉडी है, 4। ये मैंने सब फॉर्मूलेस आपको लिखवाए हैं, डेरिवेशन कराई है इनके, तो डेरिवेशन सीखने पड़ेंगे तब जाके चीजें होंगी। तो ये एरिया 4 और H4 का स्क्वायर, फिर से वही कि B5H5⁻³ A5 और H5⁻3 ये हमें फॉर्मूलाज पुट करने हैं, ठीक है, ये हमें फॉर्मूलाज लगाना है। तो ये सब डेरिवेशन से आए हैं बच्चों, डेरिवेशन कराई है मैंने। ये रेक्टेंगल ट्रायंगल का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कराया है, वहां से आया है। ये मैंने रेक्टेंगल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन कराया है, वहां से आया है। तो वे अगर वे याद नहीं होंगे तो यहाँ दिक्कतें पड़ जाएंगी। हमारे पास सभी वैल्यूज हैं, लेकिन हमारे पास बस H की वैल्यू नहीं है, तो मैं H की वैल्यूज निकाल रहा हूँ। कैसे, अब ध्यान से समझना है थोड़ा सा, कैसे यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे रफ ना करना पड़े। H1 क्या होगा, देखो ध्यान से, H1 है पहली बॉडी का, तो मतलब कि जो G1 है, जो स्मॉल G1 है, उस वो पॉइंट, बात समझना, G1 और जो कैपिटल G मैंने माना है, ये कैपिटल G1 और इस कैपिटल G के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, H1 बोलते हैं, है ना। अब देखो मैंने डिस्टेंस तो काफी हद तक तो शो भी कर रखी है। चलो इसको मैं ले लेता हूं आगे की तरफ। ये कैपिटल G है और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। कैपिटल G और एक्स एक्सिस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई बार बोल रहे हैं। यही तो हमने निकाला था, जब भी तो डिस्टेंस मिली थी हमें, वाई बार। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस G और कैपिटल G के बीच की डिस्टेंस, ये मुझे चाहिए इतनी डिस्टेंस, मुझे चाहिए सिर्फ इतनी डिस्टेंस। मेरे पास है कितनी, मेरे पास y1 है और y बार है, मतलब मेरे पास पूरी है और इतनी आधी है। तो अगर मैं पूरी में से आधी घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, इतनी पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज कर रहा हूं, शायद नहीं समझ पा रहे होंगे आप, ऐसा समझ सकते हैं। ये ऊपर है G1 पॉइंट और ये है वही एक्स एक्सिस, है ना। तो G1 पॉइंट से एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, y1। इसी तरीके से ये पॉइंट कौन सा है, G है, तो G से लेकर और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को हमने क्या बोला है, y बार। ये हमने निकाला भी है। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। कैसे मिलेगी, पूरे में से अगर मैं आधा घटा दूं तो y1 में से क्या कर दूं, माइनस y बार, तो y1 माइनस y बार। ये करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अभी इसको सोल्व करेंगे पुट करके वैल्यू। अब आते हैं H2 के लिए। H2 कैसे निकलेगा, फिर से वही, H2 क्या है, G2 का पॉइंट, तो अब की बार ये क्या बन गया, G2 और ये बन गया 2। G2 पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वो y2 कहलाएगी और ये तो y बार ऐसे कहलाएगा। फिर से मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो मैं y2 में से y बार माइनस कर दूं, तो y2 माइनस y बार। अब आएंगे H3 के लिए। H3 क्या होगा, ये यानी कि पॉइंट क्या है, अब की बार देखो ध्यान से देखना, G3 पॉइंट नीचे है और G कैपिटल वाला ऊपर है, तो ये तो ऊपर हो गया और G3 कहाँ गया, नीचे, तो ये कहलाता है y3। मुझे डिस्टेंस कौन सी चाहिए, इस कैपिटल G और स्मॉल g के बीच की डिस्टेंस। तो अब की बार y में से पूरे में से इतना माइनस कर दूं, तो यहां से क्या आएगा, y बार माइनस y3। तो रटना नहीं है, यहां से समझ के दिखा रहा हूं, ऐसे अगर निकालनी है वैल्यू। अब आते हैं किसके लिए, H4 और H5 तो दोनों सेम होंगे, तो H4 लिख लेते हैं, चलो H5 भी लिख लेते हैं, दोनों बराबर होंगे। क्या होगा, फिर से देखो, G4 जो पॉइंट है वो G से नीचे है, तो G तो ये हो गया और G4 यहाँ आ गया,
तो फिर से वही डिस्टेंस चाहिए होगी हमें ये वाली, तो पूरे में से माइनस कर दूंगा छोटा वाला, यानी कि y बार में से क्या कर देंगे y4 माइनस कर देंगे। समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए कैलकुलेटर का यूज करके, मैं देखो जगह नहीं है बच्चों तो मैं डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, समझ लेना। वहां पे h1 की वैल्यू निकालना है, y1 कितना है मेरे पास 92.5, y बार कितना है हमारे पास 41.38, तो y1 कितना है 41.38, तो हमारे पास यहाँ से y बार की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी h1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 92.5 और 51.12 mm। क्लियर है? इसी तरीके से y2 निकालेंगे, तो बस हमने क्या करा है, सभी मैंने वैल्यूज निकाल दिया बच्चों। कैसे आई हैं? y2 की वैल्यू कितनी है 52.5 और y बार कितना है 41.38, तो 52 में से 41 माइनस करेंगे तो 11.2 आ जाएगा। y बार की वैल्यू यहाँ पर है, y3 की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसको माइनस करेंगे ये आएगा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिख रखी है, यहाँ मैंने फॉर्मुला लगा रखा है, आप इजिली निकाल सकते हो। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। कैसे? यहाँ पर आएंगे, देखो अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हैवी है। तो अब हम निकालते हैं IXXG। कैसे निकलेगा? B1 पहला ट्रायंगल है, लेफ्ट उसकी लेंथ कितनी है 60 इंटू डी कितना है 15, तो 15 की पावर 3 ये हो गया, डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया वन हमने कितना निकाला था 900, तो ये आएगा 900 इंटू H1 कितना आया है हमारे पास 51.12 का स्क्वायर। उसके बाद अब आते हैं दूसरी बॉडी पर, तो B2 दूसरी बॉडी के लिए B कितना है 20 और D कितना है, D था 65, तो 65 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया टू है हमारे पास 1300 और H2 कितना आया है हमारे पास 11.12 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना बच्चा, वैल्यू का खेल है अब इसमें। अब आते हैं तीसरी बॉडी के लिए B3, तीसरी बॉडी है ये, B कितना है हमारे पास 80 और डेप्थ कितनी है 20 की पावर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस एरिया 3 कितना आया था हमारे पास 1600, तो 1600 इंटू H3 कितना है हमारे पास 13.38 की पावर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर पावर सही लिखी है, यहाँ सही लिखी है, यहाँ पावर 3 लिखी गई, पावर 2 आएगा, तो पावर 2। ठीक है, 3 बॉडी हो गई। उसके बाद आते हैं फोर्थ बॉडी पर। फोर्थ बॉडी कौन सी है? ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल का देखें तो बेस कितना है 30 और हाइट कितनी थी, हाइट भी कितनी आई थी 30, तो 30 की पावर 3 अपॉन 36 प्लस एरिया 4 हमारे पास कितना आया है, एरिया 4 है 450 और H4 कितना है 11.38 का स्क्वायर। एक बार और करेंगे इसी को, तो 30 इंटू 30 की पावर 3 अपॉन 36 प्लस 450 इंटू 11.38 का स्क्वायर। सभी वैल्यूज मैंने यहां रख दी हैं। ठीक है, अब वैल्यूज को बस कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास। तो चलिए सोल्व करके देखते हैं एक बार कितना आया है। 60 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, फिर डिवाइडेड करेंगे किससे 12 से, प्लस 900 इंटू 51.12 इंटू 51.12 प्लस 20 इंटू 65 इंटू 65 इंटू 65 3 बार हो गया, डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1300 इंटू 11.12 इंटू 11.12 का 11.12 ये हो गया 2 बार। ठीक है, 13 हो गया था। ठीक है, ये यहां तक सॉल्व हो गई हमारे पास, प्लस अब आते हैं आगे 80 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1600 इंटू 31.38 इंटू 31.38 प्लस 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 12 नहीं आएगा, आपके बाद 36 आएगा, 36 प्लस 450 इंटू 11.38 इंटू 11.38 प्लस 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 4 बार 30 आ गया, डिवाइडेड बाय 36
ठीक है, 47 पॉइंट समथिंग आ गया। उसके बाद 30 पर हो गए। उसके बाद आते हैं उसके बाद 450 इंटू 11.38 इंटू 11.38 प्लस आंसर प्लस लास्ट रह गया है 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30, नहीं ब्रैकेट लगा लेते हैं, 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 450 इंटू 11। तो जब सोल्व करके जो हम इस वैल्यू को सबको इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है लगभग 4858,454.327 mm का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो क्या है आंसर है। आप थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहते हो तो इसे कितने 1 लाख से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको और क्या लिख सकता हूँ, x इंटू जी इज इक्वल टू 48.5 इंटू 10⁵ mm स्क्वायर। मैं ऐसे भी इसको आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर के बाद लगाया मैंने, 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया है, तो इसलिए 10⁵ कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो मैंने कैलकुलेशन एक ही बारी में सोल्व किया है इसको अभी यहीं पर आपके सामने। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी डिजिट आगे पीछे हो गई हो सकता है आंसर थोड़ा सा चेंज आ जाए। तो एक बार कैलकुलेशन आराम से बैठ के करना, एक एक करके सोल्व करना, लिखना हो उसको, क्योंकि मैं अगर एक एक करके सोल्व करूंगा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आप सोल्व करना और देखना आंसर थोड़ा बहुत अगर चेंज आ सकता है तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने गलत बताया है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलकुलेशन चेंज हो सकती है क्योंकि मैंने सोल्व किया है एक बारे में, आप एक एक करके आराम आराम से सोल्व करना। तो आंसर जो भी आए, फिलहाल टेक्निक ये रहेगी, आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, हालांकि चेंज होना नहीं चाहिए, पर हो जाए बाई चांस तो आप देख लेना कि क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है पूरी बॉडी का, कितना आ गया है 48.5 इंटू 10⁵ mm का स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा अभी जो मैंने लिखा था, वाई एक्सिस के अबाउट है तो कितना आएगा, वाई वाई कैपिटल जी, क्योंकि पूरी बॉडी का निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कि अगर आपको वाई एक्सिस के अबाउट पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एरिया 1 और h1 का स्क्वायर पता है। ठीक है, इसी तरीके से हम 5 बार लिखेंगे, y2 प्लस एरिया 2 और h2 पता है, प्लस y3 प्लस एरिया 3 और h3 की वैल्यू पता है, अगर y4 प्लस एरिया 4 और h4 की वैल्यू पता है, प्लस y5 और एरिया 5 और h5 की वैल्यू अगर पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि मैंने बताया था कि x1 x2 x3 x4 x5, क्योंकि y एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिकल केस है, लिखा भी था। तो यानी x की सभी वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी। तो जब x की सभी वैल्यू 0 होंगी तो सीधी सी बात है h भी कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जब मैंने x एक्सिस के अबाउट निकाला था तो y माइनस y ने y बार किया है ना, मैंने जो ये डिस्टेंस थी इनको माइनस करके तभी तो h1 की वैल्यू निकाली थी। अब क्योंकि जब x जो है वो y एक्सिस पे ही होगा तो क्या पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी, कुछ होनी ही नहीं है। पॉइंट के बीच कोई डिस्टेंस नहीं होगी तो h भी कहां से आएगा, आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये क्या बन गया 0, ये भी क्या हो गया 0, ये भी केस बन गया 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्यों, यहाँ पे h1 h2 h3 h4 और h5 ये सबके सब क्या है, 0 है। सबके सब क्या बन गई है, सबके सब क्या है, 0 है। तो 0 होने की वजह से, क्योंकि यहाँ h1 0 रखूंगा तो पूरी टर्म 0 बन गई, ये भी टर्म 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब क्या बन गए 0। जो बचा है उसका उसके जरिए से ही क्या निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वाई एक्सिस के अबाउट। क्या बचा है, आई वाई वाई 1, पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट। अब उसके लिए फॉर्मूला, अभी एक्स एक्सिस के अबाउट निकला था, क्या लिखा था, बी डी की पावर 3/12। तो अब की बार क्या होता है, डी बी की पावर 3/12, पहली बॉडी है तो इसलिए 1 1। ये मैंने सिखाया है, फिर से बता रहा हूं, अब मेरी वीडियो देखना सेंट्रोइड की, ट्रायंगल की और रेक्टेंगल की, वहां से आपको पता चलेगा फॉर्मूला क्यों आया है। ठीक है, प्लस दूसरी बॉडी भी रेक्टेंगल है तो फॉर्मूला सेम रहेगा, b2 d2 की पावर 3/12। तीसरी बॉडी भी रेक्टेंगल है तो d3 b3 की पावर 3/12। फोर्थ बॉडी जो है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए y एक्सिस के अबाउट हमने लिखा था
एच बी की पावर 3/12, 12 नहीं 36 प्लस, क्योंकि फोर्थ बॉडी है अभी, H5B5 की पावर 3/36। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहली बॉडी की डेप्थ कितनी है 15 और जो लेंथ कितनी है 60 की पावर कितनी आ जाएगी 3/12 प्लस दूसरे बॉडी की जो डेप्थ है वो कितनी है 65 और लेंथ कितनी है 20, तो 20 की पावर 3/12। तीसरी बॉडी की डेप्थ कितनी है 20 और लेंथ कितनी है 80, तो 80 की पावर 3/12। फोर्थ बॉडी है ट्रायंगल, ट्रायंगल की हाइट कितनी थी 30 और विड्थ भी कितनी थी 30, तो 30 × 30 की पावर 3/36 और ये भी सेम है, तो इसलिए 30 × 30 की पावर 3/36। बस अब हमारा क्या काम है कैलकुलेशन करना। तो चलो मैं इसको बिल्कुल बेसिक से करके दिखाता हूँ जैसा आप करोगे। कैसे, पहले पहली टर्म को सोल्व करते हैं, तो 15 × 60 × 60 × 60 ओके डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास इसका जो आएगा वो आएगा 270 और फिर 30 और है प्लस, इसको जब सोल्व करेंगे तो 60 × 20 × 20 × 20 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा 4 फिर 3.33, फिर इसको सोल्व करेंगे दोबारा से, क्या 20 × 80 × 80 × 80 डिवाइडेड बाय 12, ये आएगा हमारे पास 853333.33। तीन बॉडी हो गई, फोर्थ बॉडी करते हैं 30 × 30 × 30 × 30, 4 बार 30 लिखा डिवाइडेड बाय 36, ये आएगा 22500 और क्योंकि दोनों सेम है तो इसलिए इसका भी आंसर इतना ही आना है। अब इन सबको ऐड कर दो बस, 27 4 बार 0 प्लस 4333.33 प्लस 853333.33 प्लस 22500 प्लस 22500। हमारे पास इसका आया है, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट पूरी बॉडी का कितना आया है 121 फिर 1666.66 mm की पावर 2। तो आप चाहो तो यहाँ आंसर छोड़ सकते हो, वरना पॉइंट थोड़ा पहले लेके आ सकता हूँ। कैसे 1 2 3 4 5, मैं 5 डिजिट से पहले लेकर आ रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा YYG = 12.11 × 10 की पावर 5 mm का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप इसका आंसर को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने दोनों एक्सिस पे निकाल दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है, वाई एक्सिस पे इतना आया है और एक्सिस पे अभी इससे पहले आया था वो हमें देखा था। तो बच्चों ऐसा नहीं है कि अगर ये सिमेट्रिकल है तो आपको वाई एक्सिस के अबाउट नहीं निकाल के देना है, वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल के देना है, बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बस आपको ये वैल्यू 0 हो जाएंगी तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन लेंथी है, मैं आपसे पहले भी बताया है, क्वेश्चन जो है ये लेंथी होते हैं क्योंकि इसमें सेंट्रोइड का पार्ट भी आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट भी आ जाता है। तो ये एक क्वेश्चन में पूरा मैकेनिक्स का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सब चीज शामिल है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जब आता है तो इसका मतलब और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन देंगे क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए, अगर वीडियो आज की वीडियो बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्दी मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।